हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग का जिसका यूज़ आप तब करते हैं जब आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को जो कि बढ़ा हुआ है इसे वापस से अपने नॉर्मल लेवल पे जब लाना चाहते हैं तो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये दवाई आज की है क्या, इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आज के हमारे ड्रग का जो ब्रांड नेम है वह CTD-T और इसमें आपको दो वैल्यू दिख रही है 12.5 और 80। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो CTD-T है ये कोई ड्रग का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है जिसकी सहायता से हम इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो वैल्यू दिख रही है आपको 12.5 और 80। तो ये दोनों क्या हैं ये भी आप समझ जाएंगे। ये ड्रग का डोज है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ड्रग नहीं है, यहाँ पे दो ड्रग को कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पे दो ड्रग के रेस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन है, यानी कि mg में स्ट्रेंथ है। पहला जो ड्रग होगा उसका 12.5 होगा और जो दूसरा ड्रग है उसका 80 mg इसका स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे दो ड्रग क्या हैं और यहाँ पे जो आपका ड्रग का नाम है CTD-T ये है क्या। देखिए CTD में CTD एक ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका पूरा नाम है क्लोरथैलिडोन और टी भी दूसरे ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है टेलमिसार्टन। तो एक प्रकार से कह लें कि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस ड्रग का नाम दो नाम पड़ा CTD-T और स्ट्रेंथ में आपको समझा चुका हूँ कि 12.5 और 80। तो ये भी देख लेते हैं कि इस CTD-T में है क्या हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला है आपका क्लोरथैलिडोन ये वाला, दूसरा है आपका टेलमिसार्टन। और ये जो दोनों ड्रग है ना वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऐसे अलग अलग फार्माकोपिया हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो भी ड्रग के बनने का प्रोसेस है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो इवैल्यूएशन पैरामीटर है, इनके जो IPQC हैं वो किस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली होगा, किस कंट्री के अकॉर्डिंगली होगा, उसी के हिसाब से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देखिए जो पहला ड्रग है हमारा क्लोरथैलिडोन, इसका जो कंसंट्रेशन है ये है 12.5 mg। ऊपर वाले डायग्राम में देखिए ये वाले की मैं बात कर रहा था। दूसरा जो हमारा ड्रग है टेलमिसार्टन, इसका जो कंसंट्रेशन है या स्ट्रेंथ है वह 80 mg। तो यहाँ पे 12.5/80 लिखा है। तो वो इन दोनों ड्रग का रेस्पेक्टिव क्रमशः उनका जो अनुपात है वो आपको बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो दो ड्रग हैं क्लोरथैलिडोन और टेलमिसार्टन दोनों मिल करके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देते हैं। तो क्या दोनों एक ही कैटेगरी के ड्रग हैं? क्या दोनों एक ही कैटेगरी के बिलोंग करने के कारण से दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि जिसकी वजह से ये काम करते हैं और वो कैसे काम करते हैं क्या वो दोनों सेम है? नहीं। भले ये दोनों मेन क्लास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को बिलोंग करते हों। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ऐसे ड्रग जो कि BP को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इनके सब क्लास अलग अलग हैं। सबसे पहला जो हमारा ड्रग है क्लोरथैलिडोन, ये एक डाईयूरेटिक का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, पहले ब्रीफिंग कर देता हूँ। और जो दूसरा ड्रग है टेलमिसार्टन, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग है। तो ये दोनों ड्रग ऑल्दो मिल करके आपके ब्लड प्रेशर के वैल्यू को डाउन करके नॉर्मल लेवल पर लेके आने का काम करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका दूसरा है। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे देखिए कि ये जो है ड्रग आपका CTD-T ये शेड्यूल G कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि इसको आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इसके लिए स्पेसिफिक ड्रग को प्रिस्क्राइब करने वाले रजिस्टर्ड डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भले ही BP आपका बढ़ा हुआ हो लेकिन BP की वैल्यू कितनी बढ़ी हुई है और साथ में आपको किडनी या फिर दूसरे ऑर्गन से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हिसाब से ड्रग छांट करके सोच समझ करके प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो एक चीज़ सबके लिए सेम टू सेम फिट नहीं बैठेगी। तो चलिए अब हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर में ये दो ड्रग इंडिविजुअली कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हाइपरटेंशन में दो वर्ड है, राइट साइड जरा देखिएगा। पहला वर्ड है हाइपर और दूसरा वर्ड है टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन का मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन हाइपर का मतलब क्या होता है? इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब जब कभी भी कोई नॉर्मल वैल्यू होगी, इस नॉर्मल वैल्यू से कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसे हम हाइपर कहेंगे। कई बार आप किसी से बातचीत करते रहते हो, कुछ बातचीत के बीच में कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और बेवजह का गुस्सा आपके ऊपर निकालने लगता है, तो आप जनरली क्या कहते हो? अरे यार हाइपर मत हो ना, मतलब ज़्यादा उग्र ना हो, तीव्र ना हो, उसका मतलब है हाइपर। और टेंशन का मतलब तो जानते ही हैं, तनाव। तो जब कभी भी आपके ब्लड वेसल्स पे
खून की नलियों में खून का दबाव ज़्यादा होता है ज़रूरत से हिसाब के से ज़्यादा, तो वो कहलाता है हाइपरटेंशन, या इसी का जो कॉमन नाम है, प्रचलित नाम है, वह है ब्लड प्रेशर। अब आपको समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, ब्लड प्रेशर होना बहुत आवश्यक है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अगर मैं मान के चलूँ कि ये मेरा एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में जो खून की नलियाँ हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें ब्लड आराम से फ्लो कर रहा होता है। ये ब्लड अपने इस आर्टेरियल वॉल पे, खून की नली की अंदरूनी सतह पे एक प्रेशर अप्लाई करता है। दिस प्रेशर, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप किसी नल पे पानी लगा करके गाड़ी धोना चाहते हो, कार धोना चाहते हो, लेकिन पानी का प्रेशर उतना नहीं है कि आपके गाड़ी के पाइप के थ्रू उस पार्टिकुलर पार्ट तक पहुंचा जाए, तो आप क्या करते हो कि आप अपने उंगलियों को सामने रख देते हो या उसे हल्का सा दबा देते हैं या कोई प्रेशर पंप लगा देते हैं, जिससे वो पानी खूब तेज़ी से प्रेशर के साथ बहने लगता है। तो प्रेशर ज़रूरी है ना। वैसे ही बॉडी के हर एक पार्ट तक सही मात्रा में ब्लड पहुँचे, इसलिए ब्लड का पहुंचना एक प्रेशर के साथ बहुत आवश्यक है। ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इसकी वैल्यू होती है 120/80। अगर यूनिट पूछोगे तो mmHg में ये होता है। यहाँ पे 120 सिस्टोलिक वैल्यू है, ऊपर की वैल्यू जब आपका हार्ट सिकुड़ने लगता है, और डायस्टोलिक मतलब 80 जब ये रिलैक्स होने लगता है। तो जनरली दोनों इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन नीचे के वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। अब ऐसे कई कारण हैं जिनसे आपका जो ब्लड वेसल है वो थोड़ा सकरा हो जाता है, और जब वो सकरा होगा तो बहने वाली नली के अंदर जो खून है उसका प्रेशर जाएगा ज़्यादा, जैसा अभी आपको मैंने पाइप का एग्जाम्पल दिया था। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अब दूसरा कारण, ऐसे तो कई कारण हैं, लेकिन जो दूसरा कारण है आज के ड्रग से रिलेटेड, वो क्या है? आपने अक्सर किसी लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो नमक कम खाया करो, अगर पॉसिबल है तो नहीं के बराबर खाया करो। तो नमक में ऐसा क्या है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है? नमक यानी कि NaCl, अगर आप इसका फार्मूला पूछोगे तो ये NaCl है। इसको तोड़ा जाए अगर तो ये Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। तो ये जो सोडियम आयन है, ये आपके ब्लड वेसल्स को, जो अभी ये देखिए डायग्राम, ये नॉर्मल है, इसका डायमीटर में एक एरो बना दूं तो ऐसा है, तो इसको सकरा करने का काम करता है। तो अब जो सकरापन आएगा वो यहाँ तक हो जाएगा। अब चूंकि ब्लड वेसल आपका सकरा हो रहा है, इसलिए डेफिनेटली ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ना ही बढ़ना है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है ट्रीटमेंट का? आपका ऑब्जेक्ट ये है कि इस ब्लड वेसल को सकरेपन से ठीक करके पहले के जैसा लाया जाए, ताकि आराम से ब्लड अपने निश्चित और अपने रेगुलर प्रेशर में बढ़ सके। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको एक तरीका एक ये है कि आप नमक को बॉडी से बाहर निकालो। अगर आप कम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर कम नहीं कर सकते या कम करने के साथ साथ पैरेलली निकालने की भी ज़रूरत पड़ी, तो आपको उस सोडियम को आपके बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और सोडियम यानी कि नमक आपकी बॉडी से, आपने देखा होगा, महसूस भी किया हुआ होगा, कैसे बाहर निकलता है। जब कभी भी आप यूरिन करते हैं तो कभी यूरिन का टेस्ट ज़रूर लिया होगा, तो ये यूरिन अपने साथ नमक को एक्सक्रीट करता है। गर्मियों के मौसम में पसीना निकलता है, और कई बार पसीना आपके मुंह के लिप्स तक पहुंच जाता है। अगर चेहरे से निकल रहा है तो आपको नमकीन लगता है। अंडर आर्म से पसीना इतना जम जाता है कि आपके शर्ट में एक नमक का लेयर बनने लगता है। तो डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि नमक या तो आपके यूरिन के थ्रू या तो स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन स्वेट को छोड़ देते हैं, केवल यूरिन को मान लेते हैं, तो यूरिन से आपका जो सोडियम है वो निकल सकता है। बट यूरिन इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम जितना चाहें उतना यूरिन पास आउट नहीं कर सकते। यूरिन पास करने का मतलब केवल पानी पास आउट करने से नहीं है। पानी के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें से सोडियम का भी महत्वपूर्ण पार्ट प्ले है। तो उसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा तरीका अपनाओ जिससे सोडियम बाहर निकल सके। नेचुरली उतना ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। तो आज का जो हमारे ड्रग है उनमें से पहला जो ड्रग है क्लोरथैलिडोन, ये आपका डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। नाउ लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब होता है ऐसे ड्रग, ऐसे एजेंट जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं। और यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो साथ साथ यूरिन ज़्यादा बनेगा, और यूरिन के साथ जो सोडियम है वो भी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये कैसे यूरिन के फॉर्मेशन को फास्ट अप करते हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, यूरिन जितना बनता है ना, बहुत सोच समझ के अलग अलग फेजेस के थ्रू बनता है। पहला जो स्टेप होता है यूरिन बनने का, वो तो होता है फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सिक्रीशन। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड स्टेज है रीएब्जॉर्प्शन, या इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप। यानी कि यही वो स्टेप है जो यूरिन के फॉर्मेशन के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है।
अगर हम इसी रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दें तो इसका मतलब है रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, इसका मतलब है कि यूरिन ज़्यादा बाहर निकलेगा और इसी के साथ हमारा सोडियम बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से हम अपने यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं बाय अफेक्टिंग रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। आपको समझ में आ गया? ये आपके पहले वाले ड्रग क्लोरथाइडोन के काम करने का तरीका है। इसको भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा यहीं पे। उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। आपका जो मेन यूरिन फॉर्मेशन होता है वो इस ऑर्गन से होता है, यानी कि इस किडनी के थ्रू होता है। ठीक है, इस किडनी का स्ट्रक्चर अगर आप अंदरूनी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बना हुआ होता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। रफ स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के बताऊं तो इस तरीके से आपका जो नेफ्रॉन है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एफरेंट, ईफरेंट इस तरह से मूव करता जाता है। पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, बोमन कैप्सूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग पार्ट हैं। डिटेल में चाहें तो सॉल्यूशन फार्मेसी का मेन चैनल है हमारा, उस पर आकर के देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक स्टेप है जिसको मैंने रेट लिमिटिंग स्टेप कहा है वह है रीएब्जॉर्प्शन। री प्लस एब्जॉर्प्शन, यानी कि दोबारा एब्जॉर्प्शन करना। ऑलरेडी एब्जॉर्ब तो ब्लड में हो चुका है, ये ब्लड था तो इस ब्लड में हमारा जो भी ड्रग था, सोडियम था या क्लोराइड था या जो भी और ड्रग रखते, वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब ये एब्जॉर्ब होने के बाद यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। अब वापस बाहर निकलने के बाद फिर से अंदर आ रहे हैं, इसीलिए ये जो प्रोसेस है दोबारा होने की वजह से रीएब्जॉर्प्शन बोला जाता है, या बोलते हैं हम इसको रीएब्जॉर्प्शन है। तो इससे क्या होगा, अगर हम रीएब्जॉर्प्शन को कम कर दें तो इस डायग्राम में देखिए ना कि अगर ये सोडियम ब्लड में गया, ब्लड से यूरिन में जाया और अगर यूरिन से वापस ब्लड में आ जाए तो फिर तो मतलब ही नहीं हुआ इसको बाहर निकालने का। तो हम अगर इसी रीएब्जॉर्प्शन को हटा दें तो अब क्या होगा, स्टेप सीधा सीधा ब्लड से बाहर निकलेगा यूरिन के फॉर्म में। तो ये हमारा रहेगा। तो यह है हमारा बेसिक स्टेप जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है और यूरिन रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये जो पहला ड्रग है क्लोरथालिडोन, ये इसी यूरिन के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि यूरिन के अंदर जो सोडियम है उसके रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। समझ में आ गया आपको पहले ड्रग का काम करने का तरीका। अब दूसरे ड्रग के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो ड्रग है हमारा वो है टेल्मिसार्टन। इस टेल्मिसार्टन का कैटेगरी क्या है, यह है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या वर्ड मैंने यूज़ किया, यहाँ पे देखिए मैंने बोला एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी कि एंजियोटेंसिन को उसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे ब्लॉक कर देता है, बाइंड होने नहीं देता। अब अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बहुत आराम समझ जाएंगे, बट अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, अलग अलग स्टेप। आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, या इसको बोल सकते हो रफली होम्योस्टेसिस। उसी के थ्रू पूरा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें होता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, नॉट एंजियोटेंसिन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो आगे कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर वो एंजियोटेंसिन 1 है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे हम शॉर्ट में ACE कहते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है वो अपने दो रेस्पेक्टिव रिसेप्टर 81 और 82 में जाकर के बाइंड हो सकता है। मोस्टली 81 में रिसेप्टर में बाकी बाइंड होता है। तो इसके बाइंड होने से क्या होता है, ऊपर वाइट डायग्राम में जरा देखिएगा, जगह की कमी की वजह से मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ अलग जगह पे। तो ये रिसेप्टर है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर शॉर्ट में AR कह रहा हूँ, और ये जो एंजियोटेंसिन बना है हमारा ये है। तो अगर ये आकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बैठ गया, बाइंड हो गया, तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाइंड होने से हमारा जो ब्लड वेसल है इसका डायमीटर कम होने लगेगा और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एंजियोटेंसिनोजन जब इस तरीके से कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में, तो फाइनली अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ और इसके बाइंड करने से ब्लड वेसल सकरा हुआ और ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया। तो अगर इसके बाइंड होने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और हमको ब्लड प्रेशर कम करना है तो क्या करना चाहिए, आपको इसको बाइंड होने नहीं देना चाहिए। तो देखिए ये जो रास्ता है इस पे ये इस तरीके से मैंने लाइन खींच दिया, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया आपका ड्रग टेल्मिसार्टन। तो ये इसको इस पे बाइंड होने नहीं देगा। अब जब ये बाइंड नहीं होगा तो फिर आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, और जब आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, और इस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हो। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आया। फिर भी कहूँगा अगर आप डिटेल से इंडिविजुअल ड्रग का मैकेनिज्म ऑप्शन देखना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहाँ पर आकर आपके देख सकते हैं। इसके बाद एक वार्निंग जो कि आपको जानना भी बहुत जरूरी है, इस पे लिखा भी हुआ है वार्निंग, व्हेन प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड
टेलमिसार्टन शुड बी डिसकंटिन्यू एज सुन एज पॉसिबल। जब किसी महिला के रेस्पेक्ट में बात किया जाए तो जब कभी भी महिला को ये ड्रग दिया गया, ये महिला ड्रग ले रही है, लेकिन अब उसको पता चला कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, इमीडिएटली जैसे ही पता चला वैसे ही आपको ये ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए डॉक्टर को बता करके। क्योंकि अगर ये ड्रग आप लेती हैं, एंजियोटेंसिन लेती हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर टेलमिसार्टन लेती हैं, तो ये पॉसिबल है कि आगे जाकर के टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और टेरेटोजेनिक इफेक्ट मतलब प्रेगनेंसी में बच्चे के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, अपंग या फिर माल न्यूट्रिशेड या फिर कुछ अलग तरीके से उनके डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे और डिलीवरी के बाद उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको जब डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी और ये दवाइयाँ अगर आप ले रही हैं तो डॉक्टर को बता दीजिए ताकि वो डॉक्टर दूसरा सप्लीमेंट्री अल्टरनेटिव ड्रग आपको दे सकें। यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया CTD-T ड्रग के बारे में। आप कोई भी ड्रग लेते हो, CTD-T के बाद जो 12.5/80 है वो बदल सकता है। वो ड्रग का डोज है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ड्रग है वो सेम है, ड्रग के काम करने का तरीका है वो सेम है, प्रॉब्लम की सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है और इसीलिए अलग अलग कंसंट्रेशन का ड्रग आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जाते जाते मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, ये से आपके नुकसान हो सकता है। थैंक यू, टेक केयर।